Hi student, today in this lecture we will discuss about the fistula in NO. आयुर्वेद पोर्शन प्लस मॉडर्न पोर्शन आज हम यहाँ पर दोनों डिस्कस करेंगे। पहले फिस्टुला को जानने से पहले हमें किसी भी डिसीज़ की लिखने का क्या तरीका होता है, क्या स्टेप्स होती है आयुर्वेद में और मॉडर्न में दोनों में, सबसे पहले हम वो जानेंगे। तो सबसे पहले हम मॉडर्न से जानते हैं कि किसी भी डिसीज़ को लिखने का क्या पैटर्न होता है। तो सबसे पहले हमें किसी भी डिसीज़ की डेफिनेशन जाननी होगी, उसकी क्या इटियोलॉजी होती है, उसके क्लिनिकल फैक्टर्स, उसकी इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस एंड उसके ट्रीटमेंट। ये किसी भी डिसीज़ को डिफ़ाइन करने का एक तरीका होता है। ये तो हो गया मॉडर्न तरीका, लेकिन आयुर्वेद पोर्शन में हम कैसे इसको डिस्क्राइब करेंगे हमें वो भी जानना होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सबसे पहले हम डिसीज़ की निरुक्ति देखते हैं, उसके क्या निदान होते हैं, उसके भेद, उसके लक्षण, उसके उपद्रव क्या होते हैं और उसकी चिकित्सा। किसी भी डिसीज़ को डिफ़ाइन करने के लिए सबसे अच्छी स्टेप्स होती है कि हमें इस स्टेप में लिखना चाहिए ताकि हमें अच्छे से अच्छे मार्क्स कवर कर सके। तो आज हम फिस्टुला इन एनो को देखेंगे, इसी पैटर्न में देखेंगे, मॉडर्न पोर्शन भी देखेंगे और आयुर्वेद पोर्शन भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं फिस्टुला इन एनो। It is a tract lined by the granulation tissues which connect the perianal skin superficially to the anal canal. तो इन प्रीवियस लेक्चर हमने पाइल्स के बारे में देखा था, उसमें हमने फिस्टुला का एक ब्रीफ डिस्कशन किया था कि फिस्टुला एक्चुअली होता क्या है। ये एक ट्रैक्ट लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसकी दो ओपनिंग होती है, एक तो इंटरनल जो एनल कैनाल होता है उसमें होती है और एक बाहर की साइड होती है जो एनल रीजन होता है उसके आसपास होती है। इसकी एक ओपनिंग भी हो सकती है और मल्टीपल ओपनिंग भी हो सकती है। जैसे कि हमारा एनल कैनाल होता है, तो अगर कोई फिस्टुला होता भी है तो एक उसकी ओपनिंग यहाँ पर इंटरनली होती है और दूसरा फिस्टुला होता है उसकी ओपनिंग बाहर की साइड होती है। तो एक ये फिस्टुला होता है, एक यहाँ पर हो सकती है, एक या नीचे जा रही है, किसी भी रीजन में हो सकती है। ये डेंटेड लाइन होती है, इसके ऊपर भी हो सकती है, इसके नीचे भी हो सकती है। तो सबसे पहले हम इटियोलॉजी की जानते हैं कि फिस्टुला एक्चुअली होता कैसे है। तो सबसे पहले क्रोन्स डिसीज़ हो गई या अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गया, ये एक इरिटेबल बाउल सिंड्रोम्स होते हैं, उनकी वजह से भी क्रोन्स डिसीज़ होती है। कोई ट्रॉमा की वजह से, ट्रॉमा एक्सटर्नली भी हो सकता है, इंटरनली भी हो सकता है। इधर इट मे बी आइट्रोजेनिक भी। सपोज हमें कोई इन्वेस्टिगेशन करना है या सिग्मोइडोस्कोप को अंदर ले जाना है या प्रोक्टोस्कोप से हमें कोई डिसीज़ को देखना है, डायग्नोस करना है, उसके कारण भी अगर कोई टीयर हुआ है या कोई फिशर बना है, अगर वहाँ पर उसको क्योर नहीं किया, उसमें क्या होगा, इन्फेक्शंस होगा, वो एक ट्रैक्ट लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा, उसको भी हम फिस्टुला बोल सकते हैं। जो टीबी के जो बैक्टीरियाज होते हैं वो वहाँ पर अगर ग्रो कर रहे हैं और उनमें इन्फेक्शंस होकर वो अगर ट्रैक लाइक स्ट्रक्चर बना रहे तो उनसे भी फिस्टुला होता है। कोई कैंसरस ग्रोथ हो रही है, उससे भी अगर कोई ट्रैक्ट बन रहा है तो वो भी क्या करेगा, फिस्टुला को कॉज करेगा। फीचर्स के बारे में देखते हैं कि अगर कोई पेशेंट को अगर फिस्टुला हो रहा है तो सबसे पहले हमारी ओपीडी में आएगा, उसकी क्या क्या कंप्लेन होगी। तो सबसे पहले तो बोलेगा कि उससे पस डिस्चार्ज हो रहा है, उसके जो अंडरगारमेंट्स हो रहे हैं उसमें पस का स्टेन हो रहा है। तो सबसे पहले तो हम इंस्पेक्शन के थ्रू देखेंगे कि एग्जैक्टली वो पस आ कहाँ से रहा है, इंटरनली आ रहा है एनल रीजन से या एक्सटर्नली कोई ओपनिंग बन रही है, वो देखेंगे। हम उसे पैल्पेट करके देखेंगे। कुछ फिस्टुलास क्या होते हैं जिसकी इंटरनल ओपनिंग भी हमें पैल्पेट के थ्रू पता चल जाती है, मतलब वो इतना नीचे की साइड रहते हैं। अब पस डिस्चार्ज हो रहा है, पेन भी होगा, इतना ज़्यादा नहीं होगा जितना कि फिशर में होता है, एज कंपेरेबल पेन कम होगा इसमें। सो हम ये 2-3 फीचर से हमें पता चल जाएगा कि उससे फिस्टुला हो रहा है। अब टाइप्स की बात करते हैं तो फिस्टुला के
4 टाइप्स होते हैं। सबसे पहले होता है इंटरस्फिंक्टर फिस्टुला। हमें पता है कि एनल कैनाल में 2 स्फिंक्टर होते हैं, एक्सटर्नल स्फिंक्टर और इंटरनल स्फिंक्टर्स। तो इन दोनों स्फिंक्टर्स के बीच में अगर कोई फिस्टुला ट्रैक्ट बन रहा है तो उसे बोलेंगे इंटरस्फिंक्टर फिस्टुला। सपोज ये हमारा होता है एक्सटर्नल स्फिंक्टर और ये होता है हमारा इंटरनल स्फिंक्टर। सपोज कोई फिस्टुला बन रहा है इन दोनों स्फिंक्टर के बीच में, यहाँ पर इसकी इंटरनल ओपनिंग हो गई, यहाँ पर उसकी एक्सटर्नल ओपनिंग हो गई, तो उसको बोलेंगे इंटरस्फिंक्टर फिस्टुला। अब ट्रांसस्फिंक्टर फिस्टुला क्या होता है कि अगर सपोज दोनों स्फिंक्टर के ऊपर से होके जा रहा है, मतलब इट कवरिंग बोथ द स्फिंक्टर, दैट इज इंटरनल स्फिंक्टर एंड एक्सटर्नल स्फिंक्टर, ये एक फिस्टुला का ट्रैक्ट बन रहा है, तो इसे बोलेंगे ट्रांसस्फिंक्टर फिस्टुला। ऐसा ही तीसरा टाइप होता है सुप्रालिवेटर फिस्टुला। यहाँ पर एक मसल्स होती है जिसको बोलेंगे लिवेटर एनाई। सपोज कोई फिस्टुला है, यहाँ से जाके अगर लिवेटर एनाई को टच करके वापस डाउन आके अगर डेंटेड लाइन पे वो ओपन हो रहा है तो उसको बोलेंगे सुप्रालिवेटर फिस्टुला। और सबसे आखिरी वाला होता है एक्स्ट्रा स्फिंक्टर फिस्टुला। मतलब वो क्या कर रहा है, ओपनिंग तो उसकी यहाँ से हो रही है नीचे से, लेकिन वो ऊपर जाके जो एनोरेक्टल लाइन होती है, इसको क्या बोलेंगे एनोरेक्टल लाइन, अगर वहाँ पर जाकर अगर ओपन हो रहा है अबव द एनोरेक्टल लाइन तो उसको अपन बोलेंगे एक्स्ट्रा स्फिंक्टर फिस्टुला। तो स्टूडेंट ये 4 तरह के फिस्टुला होते हैं, इंटरस्फिंक्टर फिस्टुला, ट्रांसस्फिंक्टर फिस्टुला, सुप्रालिवेटर फिस्टुला एंड एक्स्ट्रा स्फिंक्टर फिस्टुला। ये हमारे 4 टाइप के फिस्टुला हो गए। अब फिस्टुला का अगेन एक टाइप होता है जिसे हाई लेवल और लो लेवल स्फिंक्टर बोलते हैं। अब इसका लेवल डिसाइड कहाँ से होता है, एनोरेक्टल रिंग से होता है। सपोज ये अगर एनोरेक्टल रिंग है, इसको बोलेंगे एनोरेक्टल रिंग। यहाँ से कोई फिस्टुला आ रहा है और अगर वो यहाँ पर अबव द एनोरेक्टल रिंग अगर ओपन हो रहा है तो उसको बोलेंगे हाई लेवल फिस्टुला। और सपोज कोई फिस्टुला अगर लोअर देन एनोरेक्टल रिंग में ओपन हो रहा है तो उसको बोलेंगे लो लेवल फिस्टुला। तो इस फिस्टुला का डिफरेंशिएशन करने के लिए हमें क्या ज़रूरत होगी, एनोरेक्टल रिंग की। कुछ बुक्स में डेंटेड लाइन भी लिखा है बट वो गलत है, हमें एनोरेक्टल रिंग से पता चलेगा कि हाई लेवल फिस्टुला है या लो लेवल फिस्टुला है। तो अगर हाई लेवल फिस्टुला की जैसे हमने देखा, फिस्टुला ओपन इन प्रेजेंस अबव द एनोरेक्टल रिंग, एंड लो लेवल द फिस्टुला ओपन बिलो द एनोरेक्टल रिंग। अब कॉजेस की बात करते हैं, सेम एज अ क्रोन्स डिसीज हो गया, अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गया, कोई ट्रोमा हो गया, कोई कैंसरस ग्रोथ हो गई, उसकी वजह से कोई फिस्टुला हो रहा है तो उसको बोलेंगे हाई लेवल फिस्टुला। अब यहाँ पर एक रूल होता है गॉडसेल रूल। ये हमें किस चीज़ को डिफाइन करने के लिए हेल्प करता है कि जो फिस्टुला होता है उसका ट्रैक्ट एग्जैक्टली कहाँ पर है, मतलब उसका जो इंटरनल ट्रैक्ट और एक्सटर्नल ट्रैक्ट, उन दोनों का जो एग्जैक्टली जो ट्रैक्ट बनता है वो हमें डिफाइन करने के लिए हेल्प करता है। तो हमें गॉडसेल रूल स्टेट क्या करता है, इट स्टेट दैट फिस्टुला विच एक्सटर्नल ओपनिंग इज एंटीरियर हाफ ऑफ द एनस इज डायरेक्टली स्ट्रेट ओपनिंग एंड पोस्टीरियर हाफ ऑफ द एनल द कर्व्ड ट्रैक्ट एंड गोज इन द 6 o'clock पोजिशन। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि गॉडसेल रूल स्टेट क्या कर रहा है। सबसे बोल रहा है एक ट्रांसवर्स लाइन होती है, ये हो गया हमारा एनल कैनाल, ये होती है हमारी एंटीरियर चैम्बर, ये होती है पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। अब स्टेट क्या कर रहा है, द फिस्टुला विच प्रेजेंट एंटीरियरली टू द ट्रांसवर्स लाइन। सपोज ये फिस्टुला यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो उसकी ओपनिंग क्या होगी, स्टेट होगी, डायरेक्ट स्टेट ओपनिंग होगी। और फिस्टुला अगर पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में है, सपोज यहाँ 7 o'clock पे है, 4 o'clock पे है,
8 o'clock पे है तो वो डायरेक्टली ओपन नहीं होगा, वो सबसे पहले कर्व करके मिड लाइन के पास जाएगा, मतलब 6 o'clock पे, वहाँ से जाके वो स्ट्रेट ओपन होगा। तो गॉडसेल रूल हमें यही डिफाइन करता है कि इंटीरियर साइड पे अगर फिस्टुला होगा तो वो स्ट्रेट ओपन होगा, लेकिन पोस्टीरियर साइड में वो कर्व्ड होकर 6 o'clock पे जाएगा। लेकिन इसका भी एक्सेप्शन है कि अगर कोई फिस्टुला 3 सेंटीमीटर के अंदर होना चाहिए, अगर बाहर पे कोई फिस्टुला है 3 सेंटीमीटर के बाहर में, तो ये गॉडसेल रूल वहाँ पर एक्सेप्शनल होता है कि वहाँ पर ये डिफाइन नहीं कर पाएगा। उसके लिए फिर कोई फर्दर इन्वेस्टिगेशन होती है, जैसे कि सबसे पहले तो हमें इंस्पेक्शन करके देखना है कि एक्सटर्नल ओपनिंग कहाँ पर है। पाल्पेट करके भी हम देख सकते हैं कि उसकी जो ट्रैक्ट होता है एग्जैक्टली कहाँ पर जा रहा है। डिजिटल एग्जामिनेशंस होते हैं, जैसे MRI हो गया या फिस्टुलोग्राम करा लिया हमने, तो ये अगर हमारी इन्वेस्टिगेशंस ऑफ चॉइस, जैसे कि गॉडसेल रूल का बोल रहे थे, जो एंटीरियर होता है और पोस्टीरियरली होता है। अब इसके ट्रीटमेंट की बात करते हैं हम। सबसे पहले तो हमें ट्रीटमेंट करना, तो उसके लिए 4 प्रिंसिपल को हमें फॉलो करना होगा। सबसे पहले होता है एलिमिनेशन ऑफ द सेप्टाई फोकाई। जितने भी सेप्सिस हो रहा है, जो एब्सेस फॉर्मेशन हो रहा है, उसे सबसे पहले हमें ड्रेन करना होगा, मतलब बाहर निकालना होगा। क्योंकि क्या करते हैं, हमें फिस्टुला को ट्रीट तो करना है, लेकिन सबसे पहले जितने भी नेक्रोस टिश्यूज होते हैं या डेब्रिस होती है, उन्हें सबसे पहले हमें निकालना, क्योंकि रिकरेंसी के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए सबसे पहले हमें उनको एलिमिनेट करना होगा। फिर सबसे पहले तो एलिमिनेशन कर लिया, फिर डेलिनिएट एनाटॉमी ऑफ द ट्रैक्ट। जो फिस्टुला का जो ट्रैक्ट बना, उसे हमें सही से देखना होगा कि एग्जैक्टली उसका ट्रैक्ट है कहाँ पर। अगर हमने गलत ट्रैक्ट को ट्रीट किया तो उसके रिकरेंसी होने के चांसेस होते हैं। पेशेंट को ठीक भी हो जाएगा, 1-2 महीने तक उसको रिलैक्स लगेगा, लेकिन उसके रिकरेंसी फिर से हो जाएगी, क्योंकि हमें जो एनाटॉमिकल जो ट्रैक्ट बना था उसे हमने ट्रीट नहीं किया और किसी और ट्रैक्ट को क्योर कर लिया। सपोज ये हो गई उसकी एक्सटर्नल ओपनिंग, उसका ट्रैक्ट नॉर्मली यहाँ पर जा रहा था, यहाँ पर, लेकिन हमने यहाँ पर अगर वो जो भी हमारा ट्रीटमेंट होता है, सेटोन फाइबर है या जो भी हमने लगाया है क्षार सूत्र, उसे हमने यहाँ पर लगा लिया, लेकिन इस एरिया को हमने रिक्योर नहीं किया, तो सपोज आदर फर्दर जाकर वो और फिस्टुला, मतलब उसको ट्रैक्ट को बड़ा करेगा, तो रिकरेंसी होने के चांसेस होते हैं। इसलिए हमें जो एनाटॉमी होती है उसको जानना ज़रूरी होता है। प्रिवेंट द कॉन्टिनेंस, मतलब जितने भी जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर है या इंटरनल स्फिंक्टर है, उसे प्रिवेंट करके हमें ये ट्रीटमेंट करना होगा। प्रिवेंट रिकरेंसी को हमें रिकरेंसी को कैसे हमें प्रिवेंट करेंगे कि उसके एनाटॉमिकल जो स्ट्रक्चर होता है, जो ट्रैक्ट हो रहा है एग्जैक्टली, उसे हमें सही से देखना होगा कि एग्जैक्टली कहाँ पर है। अब हमने 2 टाइप के फिस्टुला देखे थे, हाई लेवल फिस्टुला और लो लेवल फिस्टुला। तो जो लो लेवल फिस्टुला था, जो एनोरेक्टल रिंग के नीचे बन रहा था, उसके हम 2 सर्जरी कर सकते हैं, या तो फिस्टुलेक्टोमी कर सकते हैं या फिस्टुलोक्टोमी। अब फिस्टुलेक्टोमी में एग्जैक्टली होता क्या है, सपोज ये हमारी एनोरेक्टल रिंग हो गई, ये हमारा एनल कैनाल हो गया। लो लेवल फिस्टुला में क्या होता है, एक इसकी एक्सटर्नल ओपनिंग हो गई और इसकी इंटरनल ओपनिंग यहाँ पर कहीं है एनोरेक्टल रिंग के नीचे। तो फिस्टुलेक्टोमी में क्या करता है, ये जितना भी पोर्शन होता है इसको हमें कट करके बाहर निकाल लेते हैं। ये होता है फिस्टुलेक्टोमी, मतलब पूरा एरिया को हम कट कर देते हैं। और फिस्टुलोक्टोमी में क्या होता है कि सपोज ये जितना भी एरिया होता है इसे हम कट करते हैं, मतलब ऊपर से सिर्फ कट करके हम इसे सूचर कर सकते हैं, मतलब अंदर का जितना भी डेब्रिस होता है या जितना भी पस फॉर्मेशन होता है उसे निकाल के हम सूचर कर सकते हैं। ये होता है फिस्टुलोक्टोमी। अब हाई लेवल फिस्टुला में ये दोनों सर्जरीज नहीं करते, क्योंकि हाई लेवल फिस्टुला जो होता है वो ज़्यादा एरिया को कवर करता है, मतलब एक्सटर्नल स्फिंक्टर और इंटरनल स्फिंक्टर दोनों के ऊपर होके जा रहा है, तो इतने एरिया को हम कट कर से बाहर नहीं निकाल सकते, क्योंकि जो स्फिंक्टर्स होते हैं वो रिलैक्स मतलब लूज़ हो जाएंगे, इसलिए उसमें फिर हम सेटोन फाइबर का यूज़ करते हैं। सेटोन फाइबर क्या होता है, अ थ्रेड फाइबर दैट पासेस थ्रू द ट्रैक्ट
इन आउट ऑफ द एनल कैनाल एंड टाई अ नोट। जैसे सेटोन फाइबर में बताती हूँ, ये होता है सेटोन फाइबर। इसका क्या मैकेनिज्म होता है, सबसे पहले हम जो भी ट्रैक्ट बना है वहाँ से हम सेटोन फाइबर को अंदर ले जाते हैं और फिर जो एनल कैनाल होता है उसे बाहर लाकर हम बाहर लाके यहाँ नोड लगा देते हैं। और हर 10-10 दिन में अगर ये सेटोन फाइबर लूज हो रहा है तो उसे बाहर निकाल कर हम फिर से नया सेटोन फाइबर लगाएंगे और हर 10-10 दिन में इसकी टाइटनिंग होती है। तो ये होता है सेटोन फाइबर जो हाई लेवल फिस्टुला में हम यूज़ करते हैं। ये एनल कैनाल होता है, इसके एंटीरियरली लेटरल साइड में पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में 2 फिस्टुला ओपन हो रहे हैं। अब ये तो हो गया स्टूडेंट मॉडर्न पोर्शन। अब हम आयुर्वेद की बात करते हैं कि आयुर्वेद में इस फिस्टुला को कैसे डिफाइन किया है। तो आयुर्वेद में फिस्टुला को भगंदर के नाम से बोलते हैं। तो भगंदर की निरुक्ति देखें, ते तूत भग गुद बस्ती प्रदेश दारणाच भगंदर इत्युच्यते अपक्व पीड़िका पक्वास्तु भगंदरा। कि अगर भग प्रदेश गुद या बस्ती प्रदेश में अगर कोई दारुण पीड़िकाएँ हो रही है, मतलब दारुण पीड़िकाएँ उत्पन्न हो रही है, अगर वो अपक्व है मतलब पकी नहीं है तो उसको भगंदर की पीड़िका बोलेंगे। लेकिन अगर वो पक गई है, उसमें पस फॉर्मेशन हो गया है, तो उसे हम भगंदर बोलेंगे। ये होती भगंदर की निरुक्ति। निदान कौन से होते हैं, जो निदान हमने अर्श में पढ़े थे, जैसे वेग विधारण करने से, उत्कुटा आसन में बैठने से, घोड़े हाथियों की अधिक सवारी करने से, विरुद्ध आहार करने से, अध्यशन करने से, जो निदान हमने अर्श में पढ़े थे वो सारे निदान हमें भगंदर में दिखेंगे। तो ये सारे निदानों का सेवन करने से क्या होता है, दोष प्रकोप होते हैं। बाह्य आभ्यंतर गुद भाग में व्रण करते हैं, क्योंकि इंटरनल ओपनिंग भी हो रही है, उसकी एक्सटर्नल ओपनिंग भी हो रही है, और गुद भाग में जाके विदीर्ण करते हैं और अनेक छिद्रों को उत्पन्न करते हैं। वहाँ पे जो वलियाँ होती है, अब हमें 3 प्रकार की वलियाँ दिखती है वहाँ पे। गुदा में हमें 3 प्रकार की वलय दिखती है। सबसे अंदर की साइड होती है, उसको बोलते हैं हम प्रवाहणी। जो मध्य में होती है उसे बोलते हैं हम विसर्जनी, और जो एक्सटर्नली होती है उसे बोलेंगे हम सवर्णी। तो इस तीनों का आश्रय लेके वो क्या होता है, वहाँ पर विदीर्णों के अनेक छिद्रों को उत्पन्न करता है, उसे बोलते हैं हम भगंदर। अब इसके पूर्व रूप होता है कि ये डिसीज मैनिफेस्टेशन होने से पहले क्या क्या पूर्व रूप दिखते हैं, जिससे हम पता चलेगा कि भगंदर हो रहा है। तो कटी कपाल वेदना, कंडुदाह शोफ गुदस्य भवंती। तो अगर कटी प्रदेश में पीछे ग्रोइन रीजन में पेल्विक पोर्शन में क्या हो रहा है, वेदना हो रही है, कंडू होती है, ईचिंग होती है, दाह बर्निंग सेंसेशन होता है, वहाँ पर इडिमा स्वेलिंग दिखेगी हमें, कहाँ पर, एनल रीजन में। तो ये होता है उसका पूर्व रूप। अब भेद की बात करते हैं तो भेद इसके बहुत इंटरेस्टिंग भेद होते हैं। सबसे पहले हो गया वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और आगंतुज। ये किसके अकॉर्डिंग होते हैं, सुश्रुत के अकॉर्डिंग। तो वातज का नाम क्या होता है, शतपोनक। इसके नाम हमें याद रखने होंगे क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग नाम होते हैं और मेनली एग्जाम में पूछे जाते हैं कि वातज वाला कौन सा होता है, पित्तज वाला कौन सा होता है। तो वातज का कौन सा होता है, शतपोनक। पित्तज में क्या होता है, उष्टग्रीवा। उष्टग्रीवा मतलब अब हम समझ सकते हैं इसके ट्रिक से कि ऊँट की गर्दन। अब ऊँट होता कहाँ है, सबसे पहले रेगिस्तान में। रेगिस्तान में क्या होता है, पित्त का प्रकोप होता है, ज़्यादा गर्मी होती है, इसलिए हम उसे पित्त से याद रखेंगे। पर इस स्त्राव, अब स्त्राव ज़्यादा कहाँ पर होगा, कफज में हो गया। शर से होता है शंभु काव्रज, सर से होता है शन्निपातज। अब उन्मार्गी को आगंतुज बोला है। उन्मार्गी मतलब जो अंदर के दोष जो होते हैं उनसे उत्पन्न नहीं हो रहा, वो उन्मार्गी होता है, कोई अलग ही मार्ग से हो रहा है, तो वो हम आगंतुज से समझ सकते हैं। अब वाग्भट ने भी 3 और बोले। वाग्भट ने टोटल कितने माने हैं, 8।
5 तो ये हो गए और 3 ये हो गए। तो सबसे पहले होता है परिक्षेपी जो वात पित्त से हो रहा है, अर्शो भगंदर जो पित्त कफ से, और एक होता है ऋजु जो वात कफ से उत्पन्न हो रहा है। अब इसके जो लक्षण होते हैं वो बहुत अलग होते हैं, अलग फीचर्स होते हैं उनके, इसलिए हमें देखना होगा कि डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम क्या क्या उसके लक्षण होते हैं। सबसे पहले होता है शतपुनक जो काय से हो रहा था, वातज से हो रहा है। इसमें सुई चुभने जैसी समान पीड़ाएँ होती है, और जो स्त्राव होता है वो अच्छा होता है, मतलब क्लियरली विजिबल होता है, ट्रांसपेरेंट स्त्राव होता है और फेन युक्त होता है, मतलब कुछ झाकेदार होता है। ताड़न, भेदन और सूचीबद्ध पीड़ा होती है, क्योंकि वातज है, शूल उत्पन्न होगा ही, और अलग अलग प्रकार का शूल उत्पन्न होता है वहाँ पे। और उसकी अपेक्षा करेंगे, अगर उसको ट्रीट नहीं करेंगे तो जो एक्सटर्नल ओपनिंग बनी है वहाँ से क्या होता है, मूत्र है, पुरुष है, वीर्य, इनका स्त्राव होता है। अब उष्टग्रीवा मतलब पित्तज था। पित्तज है तो दाह है, लालिमा है, वेदना है, राग है होगा, अग्निशार के समान जलने के समान पीड़ाएँ होती है उसमें, और उसका जो स्त्राव होता है वो दुर्गंधित और उष्ण होता है। इसकी भी अपेक्षा करेंगे तो उसके जो छिद्र होते हैं उसमें से वात मूत्र पुरुष बाहर निकलेगा। अब होता है परिस्त्रावी मतलब कफज। कफज के कितने भी लक्षण होते हैं, कंडू है, दाह है, स्थिरता है, पिछिलता है, गुरुता है, और जो स्त्राव होगा वो भी पिछिल युक्त होगा, जो स्निग्ध होता है। और इसकी भी अपेक्षा करेंगे तो वात मूत्र पुरुष जो भी इसके छिद्र से बाहर निकलेगा। अब फोर्थ है शंभु का व्रत मतलब सन्निपातज वाला, सभी दोषों से युक्त होगा। इसका जो स्त्राव होता है वो अलग वर्ण का होता है, मतलब तीनों दोषों से युक्त होता है इसमें। अब था उन्मार्गी जो आगंतुज वाला हो रहा था। आगंतुज था मतलब एक्सटर्नली किसी वोंड की वजह से या ट्रॉमा की वजह से हो रहा था, तो उसमें क्या होता है, कृमियों की उत्पत्ति होती है। गुदा में कोई आघात पहुंचने की वजह से अगर कोई भगंदर उत्पन्न हो रहा है तो उसको उन्मार्गी बोला था अपन ने। अब साध्य साध्यता की बात करते हैं, जो वातज, पित्तज और कफज थे वो क्या होते हैं, कष्ट साध्य होते हैं। और जो आगंतुज और सन्निपातज वाला था उसको बोलेंगे असाध्य। अब मुझे स्टूडेंट बताइए यहाँ पे जो वातज वाला था उसको क्या नाम दिया था अपन ने, यस शतपुनक। पित्तज वाला क्या था कि रेगिस्तान है, पित्त बढ़ेगा, मतलब ऊँट वहाँ पर ज़्यादा रहते हैं तो उष्टग्रीवा। अब कफज वाला था, वहाँ पर अपन ने क्या देखा था, जहाँ पे स्त्राव ज़्यादा हो रहा, मतलब परिस्त्राव हो रहा था। अब आगंतुज वाला होता है, आगंतुज का क्या नाम दिया था अपन ने, मतलब उन्मार्गी। सन्निपातज में शंभु का व्रत। अब इसकी ट्रीटमेंट देखते हैं कि जो हमने मॉडर्न में अगर वो जो सेटन फाइबर वाला देखा था हाई लेवल फिस्टुला में हो रहा था, हम सेम प्रोसीजर यहाँ पर भी करते हैं। एक्चुअली सबसे पहले ये मॉडर्न आयुर्वेद में ही डिस्कवर्ड हुआ था कि क्षार सूत्र करके, वो मॉडर्न वालों ने सेटन फाइबर के नाम से उसे देखा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सर्वप्रथम एशनी के द्वारा नाड़ीवर्ण की दिशा देखते हैं, मतलब जो भी फिस्टुला का जो ट्रैक्ट बना है सबसे पहले हम प्रोबिंग के थ्रू उसको देखेंगे कि उसकी एग्जैक्टली डायरेक्शन कौन सी होती है, क्योंकि रिकरेंस होने के चांसेस कम होंगे। सबसे पहले हम क्षार सूत्र से नाड़ीवर्ण की दिशा देखेंगे, फिर जो अंतिम भाग होता है एक्सटर्नल ओपनिंग जो होती है वहाँ से हम क्षार सूत्र को अंदर ले जाएंगे, एनल कैनाल से बाहर लाके हम उसको दोनों छोरों को बांध देंगे। अगर क्षार सूत्र ढीला हो रहा है तो हमें उसे निकाल कर फिर से बांध के उसे दृढ़तापूर्वक बांधेंगे हम, फिर शिथिल होने पर हमें बदलना है। अब कुछ अपत्य होते हैं, इनका पालन करना चाहिए, व्यववाय है, व्यायाम है, क्रोध, घोड़े की सवारी या गुरु भोजन, ये सब हमें छोड़ना होगा कुछ टाइम के लिए। तो ये हमने आयुर्वेद पोर्शन देखा कि भगंदर के बारे में, हमने मॉडर्न पोर्शन भी देखा इसको फिस्टुला की तरह। सो स्टूडेंट, मैंने फिस्टुला का आज मॉडर्न पोर्शन और आयुर्वेद पोर्शन दोनों का देखा। हमें जैसे मैंने स्टेप्स बताई थी पहले कि किसी भी डिसीज़ को डिफाइन करने के लिए उसकी डेफिनेशन, उसकी इटियोलॉजी, उसके टाइप से, उसके क्लिनिकल फैक्टर, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस और ट्रीटमेंट। तो इसी स्टेप से अगर हम सारी डिसीज़ों को डिफाइन करेंगे तो हम अच्छे नंबर भी आएंगे हमारे, और किसी भी डिसीज़ को समझने के लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है। So student, if you like
So please like this lecture and subscribe to our channel, that's Ayurveda Study. Thank you.